सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। उर्दू का एक मुहावरा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, और ऐसे भी कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। और ये भी मशहूर है कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता है खुद उसमें जा गिरता है। मुल्क की सियासी सूरत हाल की बात करते हैं। अपोजिशन हुकूमत के लिए आपको पता है कि मसले खड़े करने निकली थी, लेकिन नतीजा क्या निकला? खुद मसाइल का शिकार हो गई, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। ऑपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ जोरदार तहरीक चलाने का ऐलान किया। 11 जमातों की खिचड़ी बनाई जिसको पीडीएम का नाम दिया गया, लेकिन सियासी जमातों के इत्तेहाद की ये जो खिचड़ी है जायकेदार साबित ना हुई, इसलिए अवाम ने इसे मुंह भी नहीं लगाया। पीडीएम ने बड़े तमाशे किए, एक से बढ़कर एक तमाशा किया। बड़े बड़े दावे किए कि हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। सारे ऑपोजिशन रहनुमा मिलकर अवाम को ये सबक रटाने की कोशिश करते रहे कि ये अवामी हुकूमत नहीं है, इस हुकूमत ने अवामी मैंडेट पर डाका डाला है। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर हमले करने का मसाला भी डाला इसमें, लेकिन 11 के 11 मसाले किसी काम के ना निकले। हुकूमत रोकती रही कि कोरोना का ख़तरा है, जलसे ना करो, लेकिन अवाम को ख़तरे में डालकर अवाम के नाम पर खूब सियासत की गई। गुजरांवाला, पेशावर, कोयटा, कराची, लाहौर में जलसे। ऑपोजिशन का पैगाम तो ना फैला सके, लेकिन कोरोना खूब फैला गए। लाहौर जलसे को कामयाब बनाने के लिए रैलियां भी निकाली गईं। लीगी की आदत ने लाहौर की सड़कें नापी, घोड़ों को नचाया, शेर को भी सड़कों पे फहराया, लेकिन हाथ फिर भी कुछ ना आया। अवाम आर या पार का इंतज़ार करते रह गए, ना आर हुआ ना पार हुआ। और जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे, ज़रा देखिए कैसी सिचुएशन है। जो इस्तीफ़ा लेने निकले थे वो खुद इस्तीफ़े देने का ऐलान करके चुपचाप अपने अपने घरों को चले गए। अब समझ ये नहीं आ रही कि लाहौर जलसे की इतनी खुशी है या गम कि मज़ीद जलसे क्यों नहीं कर रही पीडीएम। अब हुकूमत ने भी इनको फ्री हैंड दे दी है, खुला मैदान दे दिया है कि जहाँ चाहें जलसा कर लें, लेकिन अब मुकम्मल खामोशी छाई हुई है, क्योंकि लाहौर वालों ने ना इनको इनकी औकात बता दी, असलियत बता दी कि कहाँ स्टैंड करते हैं अवाम की नज़र में। ये सो कॉल्ड जमहूरी लोग जिन्होंने जमहूर के लिए कुछ नहीं किया, जितनी बार ये हुकूमत में आई इन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी, अपने ख़जाने भरे, अपने बैंक अकाउंट्स भरे, अपनी जायदादें बनाई, अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की 2 नंबर तरीके से, गलत तरीके से। इस्तीफ़ों के मामले पर, लॉन्ग मार्च के मामले पर, एहतजाजी तहरीक के अगले मरहले के मामले पर क्या हो रहा है किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। चुप रहने की प्रैक्टिस हो रही है। ज़रा सोचिए नाज़रीन कि चुप रहने की प्रैक्टिस क्यों हो रही है? क्या हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करने के ख्वाहिशमंदों को अपना बोरिया बिस्तर गोल होता तो नज़र नहीं आ रहा? अब पीडीएम की 2 बड़ी जमातें, जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की अपनी सफ़ों में आप देख रहे हैं कि दरारें पड़ रही हैं। अब रियासत मुखालिफ बयानिया ने इन दोनों जमातों में आप समझ लें कि ऐसी आग लगा दी है जो लाख बुझाने के बावजूद बुझ नहीं रही। अब एक और तलब बात यहाँ पे क्या है नाजरीन, कि दोनों जमातें इस वक्त हम कह सकते हैं कि ये जो पीडीएम इन्होंने बनाया हुआ है ना, उस पीडीएम की बैकबोन अगर समझा जाए तो ये 2 जमातें हैं। पीपल्स पार्टी भी पीडीएम में शामिल एक अहम तरीन जमात ज़रूर है, लेकिन वो किसी भी सियासी जमात का मोहरा बनने को तैयार नहीं है। इतनी अक्लमंदी पीपल्स पार्टी में पाई जाती है, समझ बूझ का मुजाहरा वो कर रहे हैं। अब शायद इसीलिए जो पूरा ऑपोजिशन इत्तेहाद है, आप समझ लें कि बिस्तर मर्ग पर खुद पहुँच गया। पेशगोई ये है कि बहुत जल्द ये इत्तेहाद खुद अपनी सियासी मौत मरने वाला है। अब ऐसे में एक सवाल पैदा होता है कि फिर इस्लामाबाद की तरफ मार्च कौन करेगा, क्योंकि हुकूमत ने मार्च नहीं बल्कि फरवरी में सेनेट इंतखाबात की एक फुलझड़ी छोड़ी है। सुना है कि इसने ऑपोजिशन को दिन में बाकायदा तारे दिखा दिए हैं, होश उड़े हुए इनके, इन्हें सब करना क्या है। पीपल्स पार्टी के अंदर से इस्तीफ़े देने के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। नून लीग के बाद जमीयत उलमा इस्लाम में भी अंदरूनी लड़ाई शुरू हो गई है, और जमीयत उलमा इस्लाम की अंदरूनी लड़ाई से पहले ज़रा देखिएगा कि मौलाना हुकूमत को किस तरह ललकार रहे थे। ज़रा देखिए, आपने ये बॉडी लैंग्वेज देखी नाज़रीन? अब बताएं ज़रा, कामयाब जलसे के बाद क्या ऐसे होते हैं जज्बात, चेहरे के तासुरात, परेशान परेशान से, थके थके से, मायूस, लटके हुए चेहरे, बुझे हुए चेहरे। ऑपोजिशन ने जिस थके हुए अंदाज से इस्लामाबाद की जानिब मार्च का ऐलान किया, यहीं से ज़ाहिर हो जाता है कि इस आर्टिफिशियल इत्तेहाद को
खुद भी अच्छे से मालूम है कि मार्च कामयाब नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जो PDM के सरबराह हैं, उन्होंने ही इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी। लेकिन मज़े की बात क्या है कि मार्च करने वालों को ये खुद मालूम नहीं है कि उन्होंने मार्च किस तारीख को करना है। कहीं तारीख के चक्कर में सब कुछ तारीख ही ना हो जाए और PDM वज़ीर आज़म को कुर्सी से हटाने की मंजिल पर पहुँचने से पहले ही कहीं खुद ही ना खो जाए। अब ग्राउंड रियलिटी अगर देखें तो PDM मार्च से पहले ही कलाबाजियाँ खा रही है। कलाबाजियों का मतलब समझते हैं ना आप नाज़रीन? जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह PDM इत्तेहाद को मुत्तहिद रखने के चक्कर में इस बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि उनकी अपनी जमात इदारों के खिलाफ बयानियों को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इनकी अपनी जमात बिखरने लगी है, टूट फूट का शिकार है। पहले सियासी हलकों में खबरें गर्म थीं कि जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह पर दबाव है कि वो मरियम नवाज़ के नक्शे कदम पर ना चलें, और फिर सियासी नजूमियों ने यह भी कहा कि मौलाना साहब ने यह मशवरा अपने पल्ले बांध लिया है, लेकिन बाद में ये सब पेश गोइयाँ गलत साबित हो गई। जमीयत उलमा इस्लाम में मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ना शुजा ने PDM के रियासत मुखालिफ बयानिए को आपको पता है कि मुस्तरद कर दिया है। अब जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर अपने कायद की पॉलिसीज़ के खिलाफ बाकायदा आप समझ लें कि एक लावा फट चुका है। ये ज़रा देखिए क्या कहते हैं और सुनिए ज़रा कि लावा किस हद तक फट चुका है। PDM का बयानिया JUI के नज़रियाती कारकुनों का बयानिया नहीं है, ये बात साबित हो चुकी है। मौलाना फजलुर रहमान की रहबरी पर उनकी अपनी पार्टी के अंदर से सवाल उठने लगे हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के साबिक चेयरमैन और JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने PDM के सरबराह को कब्ज़ा ग्रुप तक करार दे दिया। मौलाना शेरानी क्या कहते हैं कि हमारी जमात के सरबराह झूठ बोलने के माहिर हैं, यानी झूठा कह दिया इन्हें मौलाना साहब को। हमेशा झूठ बोलने के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान से इख्तलाफ किया, लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, यानी झूठ बोलते चले गए मौलाना फजलुर रहमान साहब। अब इनके अंदर के लोग ये बातें कह रहे हैं ना, सोचें ज़रा। शेरानी साहब ने सवाल उठाया है कि मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान को कैसे सिलेक्टेड कह सकते हैं, जबकि सिलेक्टेड तो वो खुद है। अब यही नहीं, मौलाना शेरानी ने JUI के कारकुनों को हिदायत भी की है कि वो पार्टी पर काबिज ग्रुप से कब्जा छुड़ाने के लिए बाहर निकलें। और शेरानी साहब ने PDM की हकीकत भी खोल कर रख दी कि ये ज़ाती मुफादात के लिए बनाया गया इत्तेहाद है। अब इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद नाजरीन मुमकिन है कि जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर से ही तहरीक निकले जो PDM के सरबराह को पार्टी की क़यादत से बाहर कर दे। और अगर ऐसा इस्लामाबाद मार्च से पहले हो गया, इस्लामाबाद मार्च से पहले सोचें अगर ऐसा हो जाता है, तो फिर इसके बाद देखा जाएगा कि PDM के सरबराह का किरदार कमज़ोर होता है या वो इस काबिल ही नहीं रहते को PDM की तहरीक की क़यादत भी कर सकें। ये सारी सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए किसी ख़तरे से कम नहीं होगी। JUI की क़यादत तब्दील होती है तो फिर मुस्लिम लीग नून के दिल के अरमान यकीनी तौर पे दिल में ही रह जाएंगे। PDM की पॉलिसीज़ से हाफिज़ हुसैन अहमद का दिल भी बड़ा ज़ख्मी है। सुनिए ज़रा इनके दिल का हाल। वतन से प्यार करने वाला शहरी हो, वो कभी भी अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकता, ऐसा ही ना नाजरीन। लेकिन बदकिस्मती से हमारे कुछ सियासतदान अपने अपने मकासद के हसूल के लिए, अपने अपने छोटे छोटे मुफादात के लिए इदारों को निशाना बनाने पर उतर आते हैं। हर मामले में उन रियासती इदारों को कसूरवार ठहरा रहे हैं। ऐसे में सलाम है उन रहनुमाओं पर जो मुल्क दुश्मन बयानिए के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, खुलकर उठा रहे हैं, और पार्टी की आदत से इस बयानिए के ख़िलाफ़ मज़ाहमत भी कर रहे हैं। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी एक ऐसे ही रहनुमा है जो अपोजिशन के मनफी रवैये पर बाकायदा दुखी हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने अपना जो फैलाया हुआ गंद है ये खुद ही उठाना है। मुस्लिम लीग नून कहती रही कि इदारों से कोई बात नहीं होगी, जो बात होगी अवाम से होगी। फिर अंदर ही अंदर इस जमात के कई रहनुमाओं ने इदारों से बात करने की पूरी कोशिश भी की और अवाम ने देखा। मुस्लिम लीग नून ने एकदम से हम कह सकते हैं कि यू टर्न लिया कि वो इदारों से बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को घर जाना होगा। अब हाफिज़ हुसैन अहमद साहब का JUI के लिए बहुत आम किरदार है, सबको पता है, लेकिन क्योंकि इन्होंने PDM के बयानिए से इख्तिलाफ़ किया इसलिए इन्हें साइड लाइन कर दिया गया। वो क्या कहते हैं, खुड्डे लाइन कर दिया गया। जमहूरियत बचाने वाले ख़ुद जमहूरी रिवायात को कैसे पामाल कर रहे हैं, अवाम के सामने सब कुछ आ गया। JUI के जो अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं वो लाख दबाने की कोशिश की जाए लेकिन दब नहीं रही, लाख दबाने के बावजूद दब नहीं रही। एक आवाज़ दबाई जाती है, दूसरी आवाज़ उठना शुरू हो जाती है। ज़रा देखिए मौलाना शुजा साहब वो क्या कहते हैं। अच्छा, हाफिज़ हुसैन अहमद की गलती क्या थी कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून के बयानिए से इख्तिलाफ़ किया और इस वजह से उनको खुड्डे लाइन कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया।
लेकिन JUI की क़यादत के इस फैसले पर सीनियर रहनुमाओं को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना शुजा ने PDM का सारा पोल खोल के रख दिया। ये ऐसी जमातों का टोला है जिनके अपने अपने मुफादात हैं। PDM की तहरीक अवामी तहरीक है ही नहीं, और यही वजह है कि अवाम इस तहरीक का हिस्सा बनने को तैयार नहीं है। अच्छा, JUI एक जमहूरी जमात है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें सिर्फ वन मैन शो है। ज़रा गौर कीजिए नाज़रीन, सिर्फ वन मैन शो, जिसकी वजह से इस जमात में बाकायदा अब बेचैनी बढ़ रही है। वो वक्त आ गया कि बेचैनी बढ़ रही है, लावा फट रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम PDM की अहम जमात है, लेकिन ये पार्टी इस वक्त टूट फूट का शिकार है। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद मार्च अगर होता भी है, अगर होता है, तो ये हुकूमत के लिए हलवा होगा, क्योंकि जो सियासी जमातें अपने नज़रियाती कारकुनों को साथ लेकर नहीं चल सकती, वो आवाम को लेकर कैसे चलेंगी? और ऐसे टूट फूट के शिकार लोगों पर एतमाद कौन करेगा? मुझे ज़रा बताइएगा। यानी आपस में आप लोगों में इत्तेफाक नहीं, और चलें आप दूसरों के लिए जमहूरियत के नारे लगाते हुए कि हम आपके लिए बाहर निकले हैं। जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून की जो अपनी सफ़े हैं, इनमें इत्तेहाद नहीं, बच्चा बच्चा ये बात जानता है, सबको पता है। अब जब इनमें आपस में इत्तेहाद नहीं होगा तो कोई इन पर एतबार कैसे करेगा? तो यकीनी तौर पे जो PDM का इस्लामाबाद मार्च का वार है वो भी खाली ही जाएगा। मुस्लिम लीग नून में शीन निकलने की बातों को बार बार झुटलाया गया, लेकिन ये भी हकीकत है जिसकी गवाही नून लीग के अपने ही दे रहे हैं। जावेद लतीफ़ का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। अच्छा, शहबाज शरीफ पर यह इल्ज़ाम बहुत पहले से लगता रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, और सियासी हल्के दावा करते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इसी वजह से बन नहीं सकी। अब जावेद लतीफ़ साहब ने यह इंकशाफ किया कि मुस्लिम लीग नून में कुछ लोग मौजूद हैं जो विकेटों के दोनों जानिब खेलते हैं, और सबसे बढ़कर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत जी हुजूरी चाहती है। पार्टी का जो भी फ़र्द उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा तो वो पसंदीदा फेवरेट करार पाएगा, चाहे पार्टी के लिए उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी कम क्यों ना हो, बस चापलूसी की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। और जो शख्स मुस्लिम लीग नून की क़यादत की हर बात में हाँ मिलाने का आदी नहीं होगा तो उसको पार्टी से निकाल कर बाहर किया जाएगा। अगर पार्टी के कुछ अराकीन वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिलने जाएं तो उनको लोटा कहा जाता है, ऐसा ही है ना। मुस्लिम लीग नून कहने को जमहूरी जमात है, लेकिन इसमें जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं। और जावेद लतीफ़ ने साफ कहा कि पार्टी की क़यादत पार्टी के अंदर जज़ा सज़ा का अमल रख रही है। अब इस जज़ा सज़ा की हकीकत ये है कि जो पार्टी के बड़ों की बात नहीं मानेगा उसका हाल चौधरी निसार, जलील शरकपुरी जैसा होगा। चौधरी निसार क्या कहते थे? यही कहा था ना उन्होंने कि पार्टी की आदत ना तजर्बाकार हाथों में ना दी जाए। नतीजा क्या निकला? उन्हें खुडे लाइन कर दिया गया, साइड लाइन कर दिया गया। अब नून लीग के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो शहबाज शरीफ की तरफ हैं, और कुछ लोगों का झुकाव नवाज शरीफ की तरफ है। शहबाज शरीफ ने कई बार पार्टी के कायदीन को कहा कि इस्तीफ़े आखिरी ऑप्शन रखें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात, बंद गली की तरफ ना जाएं, लेकिन उनकी किसी एक ने ना सुनी। और यही बयानिए का फ़र्क है जिसकी वजह से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में बनती नहीं है। अब एक भाई इधर खड़ा और एक भाई इधर खड़ा हो तो कैसे बनेगी? बनेगी नहीं, बयानिए का फ़र्क। लेकिन बिलावल ज़रदारी साहब मरियम से ज़्यादा शहबाज शरीफ से मोहब्बतें बढ़ा रहे हैं। इस बात पे ज़रा गौर कीजिएगा नाजरीन। अगर शहबाज शरीफ से ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ाई जाएँ और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का बयानिया मिलता ही नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ? और हम कह सकते हैं कि अगर बिलावल की मोहब्बतें शहबाज शरीफ से बढ़ेंगी तो बाप बेटी का तो दिल दुखेगा। कौन बाप बेटी? मरियम, और मरियम के अब्बा जी नवाज शरीफ साहब। मरियम के क्लिप देखिएगा ज़रा, देखें ना कितने वादे लिए बहन ने भाई से, और यकीन जानिए अब तक बिलावल ने भाई का ही हक अदा किया है। इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि बिलावल इदारों से लड़ाई नहीं चाहते, जबकि PDM की दीगर जमातें लड़ाई क्या बहुत बड़ा फसाद तसादुम चाहती हैं। लेकिन बिलावल ने ख़ुद को इस इत्तेहाद से अलग करने की बजाय आप कह सकते हैं कि, बल्कि आप देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं नाजरीन, कि मोहतात रवैया अपनाया हुआ है। इसी को समझदारी कहते हैं, इसी को मैच्योरिटी कहते हैं। सिचुएशन को देखते हुए जिस सियासतदान को ये ना पता कि उसने कैसे चलना है, आप उसको सियासतदान कैसे कह सकते हैं? बिलावल एक सही सियासतदान का किरदार अदा कर रहे हैं कि सिचुएशन को देखते हुए एहतियात के साथ मोहतात रवैया अपनाए हुए चल रहे हैं। मरीम नवाज 27 दिसंबर को लाड़काना जा रही हैं, जहां वो बिलावल को एतमाद में लेने की कोशिश करेंगी, लेकिन जिसका एतमाद कई बार टूट चुका हो वो एतमाद तोड़ने वाले पर भरोसा कैसे कर सकता है? हो सकता है कभी ऐसा नाजरीन? बिलावल शहबाज शरीफ को दुरुस्त मानते हैं, इसीलिए उन्होंने लाहौर में शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और शहबाज शरीफ ने उन्हें भी यही मशवरा दिया जो उन्हें बड़े भाई को दिया था
कि मामलात मुज़ाकरात से हल करें। सोच ऑलमोस्ट एक जैसी है। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के फैसले से पीछे हट गई तो फिर एहतजाजी तहरीक के इस गुब्बारे से यकीनन हवा निकल जाएगी। और अवाम तो जो हकीकत है, अवाम तो पहले ही पीछे हट चुके हैं। इसलिए अब अपोजिशन का इस्तीफ़ों का कार्ड नहीं चलेगा और ना ही लॉन्ग मार्च चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे JUI फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह, और मुझे यकीन है कि बहुत दिलचस्प बातें करेंगे हमेशा की तरह वो। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क की सियासी जो पारा है वो बहुत हाई है। एक तरफ इस्तीफ़ों की आवाज़ें आ रही हैं और दूसरी तरफ हुकूमत ने अपोजिशन को टफ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। इन सब चीज़ों के दौरान एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है कि JUI के सीनियर रहनुमा मौलाना मोहम्मद खान शेरानी मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़ खुलकर बोलने लगे हैं और बहुत सख्त बातें की उन्होंने, बहुत सख्त बातें। कहा है कि जी PDM का ये जो सारा का सारा एजेंडा है ये सिर्फ अपने मुफाद के लिए। मौलाना फजलुर रहमान हमेशा से झूठ बोलने के माहिर हैं। ये इल्ज़ाम लगाने वाले मौलाना मोहम्मद खान शेरानी अकेले नहीं हैं, बल्कि KP में JUI फे के रहनुमाओं ने मौलाना शेरानी की हिमायत कर दी है। मौलाना गुलनसीब क्या कहते हैं कि JUI फे की सफ़ों में इस्लाह वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अकाबरीन ने जो आइन पार्टी के लिए बनाया था उस पर आज तक अमल ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से नज़रियाती कारकुन उलझन का शिकार होकर JUI छोड़ने लगे हैं। खैर, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं JUI फे के सीनियर रहनुमा मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, ये JUI फे के अंदर आखिर क्या चल रहा है? सब लोग बड़े परेशान हैं कि अचानक ही इतनी रंजिशें पैदा हो गई हैं। सीनियर क़यादत मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयानिए से क्यों इतनी सख्त नाराज़ है, खफा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है, हमारी जो पार्टी है वो पोल्ट्री फार्म थोड़ा ही है, वो एक इदारा जाती अमल होता है पार्टी के अंदर। लोग ज़ीराए लोग हैं, अहलुर राय लोग हैं, इख्तिलाफ़ राय तो रखते हैं। इख्तिलाफ़ राय होता है, इसकी इजाज़त है। कुरान मजीद भी इजाज़त देता है इख्तिलाफ़ राय की, हमारा आइन भी देता है। ख़ुद जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ज़ाती राय रखते थे। मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये मौलाना शेरानी साहब की नाराज़गी आज नहीं है, ये तो 5-6 सालों से है। लेकिन चूँकि हमारी जो हुकूमत है उनके पास अपना चूरन तो है नहीं, वो हमारा चूरन बेचते हैं ना। तो मौलाना शेरानी साहब की बात को उन्होंने वो बहुत ज़्यादा उछाल दिया और उसी पर वो अब गुजारा कर रहे हैं। इनकी तो अपनी कोई ऐसी सलाहियत ही नहीं है जिस पर बात की जाए। मैं एक बात आपके इस चैनल के हवाले से कहता हूँ कि बेशक ये इस बात को उछालें, लेकिन याद रखिए कि इस अमल से हमारी जमात तकसीम की तरफ भी नहीं जाएगी। मौलाना शेरानी साहब भी जमात के सफ़ों में रहेंगे, हाफिज़ हुसैन अहमद साहब भी जमात के सफ़ों में रहेंगे। इख्तिलाफ़ राय हमारा शुरू से चलता आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। इख्तिलाफ़ राय होता है, उसके बाद जब इदारे के पास बात जाती है तो इदारा दोनों की बात सुनता है, अपनी राय देता है, अक्सरियत पे फैसला हो जाता है। तो उम्मीद ये है कि ये खातिर जमा रखें हुकूमत वाले, हमारी पार्टी तकसीम की तरफ बिल्कुल नहीं जाएगी इंशाअल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो भी पार्टी में हैं, यानी आप इस तरह का तासुर दे रहे हैं, आपकी बातों से ऐसा मालूम हो रहा है कि छोटा सा मामला है। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत का अपना चूरन बिकता नहीं तो आपका चूरन बेचा जा रहा है, यानी आप इसको चूरन तक कह रहे हैं। ये तो बड़ी बड़ी जो बातें की जा रही हैं, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कर दी हैं, आप इनको बड़ा हल्का ले रहे हैं। आपको लगता है कि बड़ी ये छोटी बातें हैं? मतलब उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आप लोग इमरान खान को सिलेक्टेड कहते थे, मौलाना फजलुर रहमान साहब इन्होंने यहाँ तक कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान खुद सिलेक्टेड हैं। अब इन बातों को आप सिंपल ले कहें कि चूरन है और ये बस बिक रहा है, बड़ी हल्की सी बात, ऐसा तो नहीं है? हल्की इसलिए मैं ले रहा हूँ ना, सीरियस नहीं ले रहा कि हमारे यहाँ तो इख्तिलाफ़ राय चलता है ना। ये जो आप तकरीर सुना रहे हैं, आज से 5 साल पहले हमारी मजलिस उमूमी में मौलाना फजलुर रहमान साहब की मौजूदगी में मौलाना शेरानी साहब ने इसे सख्त तकरीर की है। मौलाना साहब ने खंदा पेशानी से कबूल किया उसको। अब हमारी जो पार्टी है ना, वो कोई मुगलिय शहनशाही निज़ाम तो है नहीं ना कि कोई आदमी इख्तिलाफ़ राय नहीं रखे, इख्तिलाफ़ राय रखता है। अब मुझे पता है कि 6 साल पहले एक इख्तिलाफ़ राय मौजूद था, बाद में इख्तिलाफ़ राय मौजूद था, अब है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल है। चूँकि हुकूमत को मौलाना शेरानी की बात उछालने की ज़रूरत है,
उनके पास कोई चीज़ नहीं है, तो इसलिए आप लोगों ने उसे मसला बना दिया मीडिया वालों ने। तो ये ऐसा कोई मसला नहीं है, मौलाना शेरानी की राय है, वो राय हमारे इदारे में आएगी और उस पर बहस हो जाएगी। जो अक्सरियत फैसला करेगा वो मौलाना फजल रहमान साहब भी मानेंगे और मौलाना शेरानी साहब भी मानेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, वैसे आप कह रहे हैं आप इस बात को संजीदा नहीं ले रहे, लेकिन लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा संजीदा ले रहे हैं कि ये मामला इतना ज़्यादा बिगड़ गया और आप लोगों के ज़ाती जो मफादात हैं, ज़ाती मफादात के लिए आप लोग बाहर निकले हैं, अवाम का कंधा हमेशा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। अब ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, इससे मौलाना फजल रहमान साहब का जो अपना किरदार है ख़ासतौर पे PDM को लेके वो कितना मशकूक बन जाता है आपके मुताबिक? आपको नहीं लगता कि उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, लोग उनको मशकूक निगाहों से देखेंगे, क्योंकि ये बात हुकूमत से कोई नहीं ना कह रहा। देखिए मुफ्ती साहब, एक और बात जरा मेरी सुन लीजिएगा, क्योंकि आप इसको संजीदा नहीं ले रहे। मुझे बताइएगा कि ऐसी बात हुकूमत में से कोई नहीं कर रहा, ऐसी बात PTI में से किसी ने नहीं कह दी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसी ने नहीं कह दी, आपकी अपनी पार्टी में से अगर कोई इस तरह की बातें बाहर आना शुरू हो जाएं तो फिर तो लम्हा फिक्री है मौलाना फजल रहमान साहब के लिए। पता नहीं, मैं तो आपको बहुत बाखबर समझता हूँ। आप एक ऐसी खातून है कि आपको दाएं बाएं का पता होता है। इसके बाबर एक नाम है, आपने सुना होगा, जस्टिस वजीहुद्दीन एक नाम है, आपने सुना होगा, और हामिद खान एक नाम है, आपने सुना होगा। तो उनका इख्तिलाफ राय सामने आया तो पार्टी ने उनको खड़े लगा दिया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, इख्तिलाफ राय को कबूल किया जाता है, इस पर दलाइल दिए जाते हैं, दलाइल के बाद वो बात मानी जाती है। यानी हमारे यहाँ शूराई निज़ाम है, शूरा के अंदर बात आ गई। अच्छा, फिर उनकी बात मानी जाएगी। अच्छा ठीक है, आपने एग्जांपल दी, ठीक है, आपने PTI के कुछ लोगों की एग्जांपल दी जो कि नाराज थे, आपने कहा कि खुदे लाइन लगा दिया जाता है, PTI की पार्टी की आपने बात की। तो फिर अब आप लोग बात सुनेंगे इन लोगों की, क्या मौलाना साहब इन लोगों की बात सुनेंगे? इनके इल्जाम पे मौलाना साहब का क्या रिएक्शन होगा, क्या कहते हैं मौलाना साहब? मैं रिएक्शन बता रहा हूँ। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे कितने मोहतरम हैं, उनकी बात सामने आई और वो बात ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ PDM से गलत फ़ायदा उठा रहा है। तो उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी बनाकर उनके पास मुलाकात हुई है। वो भी कमेटी की रिपोर्ट भी अभी आने बाकी है, 2 दिन में आ जाएगी। अब मौलाना शेरानी साहब का बयान आ गया तो हमारे यहाँ तो तरकी बदर की जवाब तो नहीं होता सॉरी, वो मौलाना साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, हमारे किसी आदमी ने नहीं दिया। अब 24 दिसंबर को हमारा एक इजलास हो रहा है मजलिस आमिला का पार्टी का, उसके अंदर इस बात को रख लिया जाएगा। इंशाल्लाह जो फैसला होगा मैं आपसे शेयर कर लूंगा। अच्छा मुफ्ती साहब, ये हमारे यहाँ बड़ी बात नहीं है, इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे कहा कि जी आप बड़ी बाखबर हैं, आपको सब चीज़ें पता होती हैं, तो मैं आपको भी बड़ा बाखबर समझती हूँ कि आपको भी बहुत कुछ पता होगा कि आपके पार्टी में क्या चल रहा है। ये जो हाफिज हुसैन अहमद साहब है जो काबरीन में से, अभी आपने खुद कहा कि उनको सिर्फ नून लीग के बयानिए पर तनकीद की वजह से फारिग कर दिया गया, तर्जुमानी से हटा दिया गया। आपको पता ही होगा, फिर भी आप कहते हैं कि मामला हैंडल हो जाएगा, कोई मसला है ही नहीं। और अभी जो हाफिज साहब तर्जुमान थे पार्टी के, ठीक है, जाती राय के तर्जुमान तो नहीं थे, लेकिन तो आपने उनकी बात से यानी एक मिनट, उन्होंने जब कोई बात की, इसका मतलब है कि इख्तिलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न होता है। आप लोग कहते हैं आप लोग बहुत जमहूरी हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसी बात की जो आपको पसंद नहीं है तो आपने उनको ओहदे से हटा दिया, ये तो गलत बात हो गई ना। फिर इसका मतलब नाराज तो शदीद है मौलाना फजल रहमान साहब उनसे, फिर आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है, हम उनको साथ लेके चलेंगे, खुडे लाइन नहीं लगाएंगे, हमारे यहाँ रिवाज नहीं खुडे लाइन लगाने का। इसको खुडे लाइन लगाना नहीं कहेंगे कि हटा दिया जाए? नहीं नहीं नहीं, एक है उनके जो पास ओहदा था, एक वो ओहदा चूँकि तर्जुमानी का ओहदा था, पार्टी की तर्जुमानी करना, उनकी राय उसके अलग बन गई है। अब वो तर्जुमानी नहीं कर सकते थे तो उनको उस बोझ उनका हल्का कर दिया गया, यही है। वरना तो हमारे शूरा के अंदर भी हैं, यानी हमारी उमूमी के अंदर वो है ना। यानी मुफ्ती साहब उन्होंने गलत कहा था, एक मिनट, आपने उनका बोझ हल्का कर दिया, उन्होंने यानी गलत कहा था। यानी देखो ना, आपने तर्जुमानी पार्टी की करनी है, वो तर्जुमानी उन पर बोझ बन गई है मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए के हवाले से। तो अगर पार्टी क़यादत ने ये समझा कि इन पर ये बोझ हल्का कर दिया जाए, इसको आप खोटेलान क्यों ताबीर करते हैं इसे? यानी मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात से कंक्लूड कर सकती हूँ कि आपकी अपनी पार्टी का कोई बयानिया नहीं है, आपका वही बयानिया जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है? नहीं, हमारा देखो, जिस तरह हमारे यहाँ ये मजहबी तौर पर फ़िरके होते हैं ना जी, एक फ़िरका होता है शिया, सुन्नी, देवबंदी, ये तो आप समझती हैं ना। इसी तरह सियासत के अंदर पाकिस्तान में फ़िरके हैं, एक प्रो इस्टेब्लिशमेंट और एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट। हम शुरू से माफ़ कीजिए, लेकिन मुफ्ती साहब फ़िरका वारियत फैलाना तो बहुत बुरी बात है ना, इसकी तो ये तो मेरे ख्याल से अच्छी बात नहीं है, फ़िरका वारियत फैलाना या शर पसंदी फैलाना।
मैं आप कहीं और ले जा रही बात को, मैं इस मिसाल दे रहा हूँ। मैं तो वहीं लेके जा रही हूँ, आप लेके जा। दो तबके यहाँ भी है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट और एंटी। हम एंटी थे जब मियाँ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं थे, हम उस वक्त भी एंटी थे जब पीपल्स पार्टी नहीं थी। हम तो इधर ही बैठे हुए, प्रो पे तो नहीं गए। अब ये लोग हमारे पास आए ना, एक कैंप में जमा हो गए, तो ये मुख्तलिफ बयानिए के जमा होना है। यानी अब ये तमाम लोग एंटी एस्टेब्लिशमेंट ज़हन रखते हैं, तो ये तो हमारी कामयाबी है, हम उस तहरीक को आगे ले जा रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का बयान लेकर चलते हैं या मियाँ नवाज हमारा बयानिया लेकर चलता है। नहीं, हमारे आपस में बयानियों के अंदर इत्तेफाक। अच्छा मुफ्ती साहब एक बात क्लियर कर दें कि हाफिज हुसैन साहब आपने कहा वो बोझ नहीं उठा पा रहे थे तो उनको हटा दिया गया तर्जुमानी से, यानी वो नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया अगर बता रहे हैं, इसका मतलब है आपका जो बयानिया है और नवाज शरीफ साहब का बयानिया वो एक ही है, आपकी पार्टी का अपना कोई बयानिया नहीं है? नहीं, हमारे बयानिए तो पहले से मौजूद था, हम इनको समझा रहे थे कि पिंडी वालों। अच्छा बयानिया समझा दे थोड़ा सा मुफ्ती साहब, एक मिनट मुफ्ती साहब जरा मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मुझे जरा बता दिया। आपने कहा मैं बड़ी बाखबर हूँ, लेकिन आपको लेके, आपके बयानियों को लेके मुझे समझ ही नहीं आ रही, यहाँ जरा मेरी रहनुमाई कर दें कि आप लोग का बयानिया है क्या? हमारा ये बयानिया है कि आईन मोहतरम है, कोई जर्नल मोहतरम नहीं होता, आईन पर लोगों को अमल करना होगा। जो लोग गलत काम नहीं तो जिसके खिलाफ आप निकले हैं, मेरी बात सुने, इमरान खान को जनरल तो नहीं है ना? आप बात ही नहीं करनी दे रही। आप तो इमरान खान के बाहर निकले हैं ना, ये तो नवाज शरीफ वाला बयानिया आ गया। आप इमरान खान साहब को जनरल समझ रहे हैं? थोड़ी मुझे आपकी मजबूरी मालूम है, आपने बयानिया मुकम्मल तो हो जाए, काटो नहीं। मेरी क्या मजबूरी? हमारा ये बयानिया है कि आईन पर तमाम लोग अमल करें, और जो जिन लोगों ने आईन का गला घूंटा है वो गलत है। अब इस बयानिया पर अगर आज मियाँ नवाज शरीफ आ गया है तो ये हमारे जदोजहद की कामयाबी आप क्यों नहीं समझती? कामयाबी कैसे? आप लोगों के जलसे में लोग इकट्ठे नहीं होते रहे। अच्छा यानी चले मैं ये समझ लूँ कि आपका ये बयानी है और मियाँ साहब आपको फॉलो कर रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान के बयानियों को फॉलो कर रहे हैं। अंदर की कहानी ये है, ये अल्फाज का दाव पेच है जिसमें आप फंस गई हैं। यानी है हम, मैं तो क्लियर हूँ, आप मुझे फंसाने की कोशिश करें। मैं तो कह रही हूँ कि आप जो फंसे हुए ना मसाइल में, आप लोग निकलें, जरा क्लियर हो जाए सिचुएशन कि आप लोग क्या चाह रहे हैं। आप लफ्ज में फंसे हुए, मैं मफहूम बता रहा हूँ कि हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे, हैं। मियाँ साहब हमारे साथ मिल गए हैं, पीपल्स पार्टी मिल गई है, तमाम जमहूरी कुव्वतें मिल गई हैं। मुफ्ती साहब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में होते थे, नहीं जब मौलाना फजलुर रहमान साहब असेंबली में होते थे, कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप के नाम पर उन्होंने कितने मरात लिए, बड़े मरात एंजॉय किए। मुझे बताएं कि तब आप लोग कभी खिलाफ नहीं होते थे एस्टैब्लिशमेंट के, अब अचानक क्यों? नहीं, आपको पता ही नहीं है ना। तो मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि जाने मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, आपको लिए इसलिए प्रोग्राम में कि आप शायद मेरी रहनुमाई करें। मुझे बाकी कुछ नहीं समझ आ रहा है। कर रहा हूँ ना, हमारे बयानात हैं, आप देखें, आपके बयान तो समझ ही ना आते। लोगों की गलती की निशानदेही की है। मुझे बताइएगा कि अगर इस वक्त भी मौलाना फजलुर रहमान साहब इलेक्टेड होते और असेंबली में होते तो क्या आपका ये बयानिया होता? इलेक्टेड देखो फिजा, यहाँ 85 से मौलाना साहब इन हैं, 85 तो वो आउट हो गए ना। देखिए ना मेरी बात सुने मौलाना साहब, अब मुफ्ती साहब देखिए वो जब आउट हुए तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने कहा किसी तरह हमारा ही हो जाए। आपसे नहीं लड़ना भाई, आप सिर्फ बात सुनो। ये 9 इंतखाबात हो गए, 4 में हम आउट हुए, 5 में इन हैं, तो ऐसे हमारा कोई मसला नहीं है। हम 1990 के अंदर फेल हो गए थे मौलाना साहब, 97 में फेल हो गए थे, कोई बात नहीं भाई, ये होता रहता है, ये कोई बात नहीं। हम तहरीक के लोग हैं, हमारा असेंबली में जाना भी तहरीक के लिए होता है, पीछे अगर रहते हैं तो भी तारीख चलाते हैं, ये हमारा मसला नहीं है। लेकिन अगर हमने ताकतवर लोगों ये गलती बता दी तो ये गुनाह हो गया है, तो लोग हमें उसकी सजा देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा मुफ्ती साहब जरा इस्तीफों की नई कोई अपडेट दे दीजिएगा, इस्तीफों का क्या लास्ट जो अभी स्टेटस है वो क्या है, और लॉन्ग मार्च कब करेंगे? कुछ चेंजेस उसमें आ रहे हैं? कह रहा हूँ कि हमारे इमरान खान ने कहा है कि हम जल्दी सेनेट का इंतखाब कराना चाहते हैं। भाई जल्दी क्यों कराना चाहते हो? अगर आपको पता है कि मार्च में हुकूमत है तो आराम से करो। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा हथियार है, वो है सूबाई असम्बली सिंध की। अगर हमने उसको डिज़ाल्व कर दिया तो इलेक्शन नहीं होंगे। अच्छा वैसे जब इस्तीफे देने होते हैं तो फिर ज़िमनी इलेक्शन की कहानी समझ नहीं आती, ये भी ज़रा समझा दें मुफ्ती साहब। नहीं, इनकी इतनी ताकत नहीं है, ज़िमनी इलेक्शन कहाँ करा सकते हैं, लोग गिरबान में हाथ डाल देंगे। आपको नहीं पता इनकलाबात कैसे आते हैं, तहरीकें चलती। आपको लगता है कि बिलावल साहब आपके पीछे लग के इस्तीफे देंगे?
पीछे लगे आगे लगे, ये आपकी तर्जुमानी है। हम इकट्ठे हैं, मेहमानी की APC की बिलावल साहब ने, बयानिया दिया मियां साहब ने, मौलाना साहब सदर हैं। अच्छा इस्तीफे कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म, हमारे जेबों में पड़े हुए। जब कब चाहिए आपको? आप बता देना। अब मुझे क्यों चाहिए आपके इस्तीफे? और मैं कहता हूँ हम 1 घंटे ये आपने स्पीकर साहब को देने, मुझे नहीं देने। मैं असेंबली की स्पीकर नहीं हूँ जी। मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछे कि इस्तीफे पर कंफर्म है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना, दिलचस्पी तो आपकी है ना, आपको चाहिए। बात तो तब है ना कि जब आप देखिए मेरी बात सुनिए, जो उसका तरीका है, एक आईनी तरीका है, एक जमहूरी तरीका है कि स्पीकर को इस्तीफे देना। आप मुझे इस्तीफा देंगे? जाएगा तो इस्तीफे स्पीकर के बाद, लेकिन हमारे यहाँ एक एहतराम होता है ना, ये पार्टी की अमानत होती है, तो अमानत पार्टी के सरबराह के जमा करेंगे, PDM का सरबराह जाके स्पीकर को दे देगा, इसमें क्या मुश्किल है? अच्छा मुफ्ती साहब, ये वैसे सारी पार्टीज के इस्तीफे आपके पास जमा हो गए हैं? हमारी पार्टी के हमारे पास जमा है, मौलाना फजल रहमान साहब है ना, वो लेकर चल रहे हैं PDM, और मरियम नवाज साहब अपनी पार्टी की जमा कर रही हैं। नहीं वैसे मुफ्ती साहब मुझे वैसे थोड़ा बड़ी तकलीफ हो रही है आप लोगों की हालत देख के कि आप लोग इमरान खान का इस्तीफा लेने निकले थे, आप लोग खुद अब इस्तीफे देने पर आ गए। ये तो गेम ही उलट गई। नहीं, आप नहीं समझती, हो सकता है जब हमारा धरना हो तो फिर एक इस्तीफे में हमारा ठीक है मुफ्ती साहब, ठीक है, हम 2 इस्तीफे ले लें। अच्छा वैसे आखिर में जरा बता देंगे इस्तीफा। जी 2 इस्तीफे कौन से? आप समझाएं ना। बहुत बड़ी खबर है। क्या बड़ी खबर है? दोबारा बता दें मुफ्ती साहब, दोबारा बताएं। बड़ी खबर 2 इस्तीफे। अगर हम आए ना तो फिर डी चौक की बात नहीं होगी और एक इस्तीफे पर राजी भी नहीं होंगे, फिर 2 इस्तीफे आएंगे। दूसरा इस्तीफा किसका चाहेंगे? आपको पता है? मुफ्ती साहब पूरी बात समझा देना, फिर मुझे गोलमोल बातें नहीं समझ आती, क्लियर बात करें ना। उनको तो समझ आ गई जिनको समझाना है, तो दरमियान वाले क्यों उसमें रोड अटकाते हैं? आप यकीन करें इस दफा की तारीख कामयाब होगी और इमरान खान घर चलेंगे इंशाअल्लाह। नहीं मुफ्ती साहब आपने पहले भी याद है एक दफा मार्च किया था, यादगार आपका मार्च, मतलब आज़ादी मार्च। क्या हुआ था उसमें? लोग वहाँ पे एंड में झूले ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पिकनिक मना रहे थे। अचीव क्या किया था आपने? कहा था खाली हाथ नहीं लौटे। आज तक नहीं समझे कि उन हाथों में क्या था। नहीं, मैं खाली हाथ, मैं सारी बात करूँ, हम आए थे जमहूरियत के रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था, हमारा ये ख्याल था कि हम अकेले इस पत्थर को हटा देंगे। पता हुआ यार ये तो बहुत भारी है, तो हमने बिलावल साहब को भी राज़ी कर दिया, मियाँ साहब को भी राज़ी कर दिया। अब तीनों जुमातें, ये 11 जुमातें उठाएंगी तो पत्थर खसो खाशाक की तरफ भेज जाएगा। ठीक है, चलें जी, ठीक है। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब कह रहे वो इस्तीफे पे लेने खबर दे रहे थे वो जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर अताउर रहमान साहब, बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक ने बरतानिया से फ़ज़ाई राब्ते बंद कर दी और तमाम परवाज़ें मनसूख कर दी हैं। वजह क्या है? वजह ये कि बरतानिया में कोरोना वायरस की एक नई लहर आ चुकी है जो बेहद ख़तरनाक बताई जाती है। इसकी वजह ये कि बरतानिया में एक नई किस्म का कोरोना वायरस सामने आया जिसे कोविड-20 कहा जा रहा है। अब दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया और रूस में जो बनाई जाने वाली वैक्सीन हैं वो दुनिया में लगाई जा रही हैं। चाइना की वैक्सीन के ट्रायल भी जारी हैं और पाकिस्तान में भी ये ट्रायल जारी हैं। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए आज प्रोग्राम में मैंने दावत दी डॉक्टर अताउर रहमान साहब को। मुल्क के मारूफ रिसर्चर हैं, साइंसदान हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। खासतौर पर कोरोना के हवाले से डॉक्टर साहब आपने बड़ी गहरी नज़र रखी कोरोना पर और लम्हा बलम्हा आप हमारी रहनुमाई करते हैं, इसके लिए मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये अभी जो बरतानिया में कोविड-20 है ये क्या है? ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, कितनी इसने अपने अंदर चेंजेस लाई, ज़रा प्लीज़ आगाह कीजिएगा। बहुत से लोग सुनकर परेशान हो गए, यानी कोविड-20 अगर वहाँ पर है तो फिर यहाँ भी आएगा। जी बिल्कुल, ये जो है अगर वायरस की आपने शक्ल देखी होगी, ये फुटबॉल की तरह होता है और उसमें छोटी छोटी नोकें निकली होती हैं जो स्पाइक एस प्रोटीन कहलाती हैं। तो जो जीन्स हैं जो इन नोकों को बनाती हैं वहाँ पे तब्दीली आ गई है, जिसकी वजह से ये इसका दाखिला जो है इंसानी खलियों में वो बहुत आसान हो गया है और ये तकरीबन 50 से 70% ज़्यादा तेज़ी से अब फैल रहा है बरतानिया के अंदर और इसकी वजह से फिर अमवात भी ज़ाहिर बहुत ज़्यादा होंगी। तो पूरे यूरोप के अंदर खौफ व हरास फैल गया है कि अगर बरतानिया से ये फैल कर अगर वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं इटली में, फ्रांस में और दूसरे ममालिक में, स्पेन में वगैरह, तो अगर वहाँ ये वाली वैरायटी फैल जाती है तो बहुत ही
ज़बरदस्त पूरे यूरोप जो है वो ठप हो जाएगा, वहाँ का सारा कारोबार और सारी सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से उन्होंने सील ऑफ कर दिया है बरतानिया को, ताकि वहाँ से कोई फ़्लाइट्स ना आए और इसको कंट्रोल करे। पाकिस्तान में भी हमने एहतियात ये कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी ये वायरस म्यूटेट हो रहा है। इसके हमने भी जो लेबॉरेटरी है मेरी कराची यूनिवर्सिटी में, जब वहाँ भी हमने देखा है कि 109 म्यूटेशन आ चुकी हैं और उन जीन में भी म्यूटेशन आ गई हैं, जिनसे ये दाखिल होता है, ये स्पाइक प्रोटीन दाखिल होता है रिसेप्टर सेल्स के साथ। तो हमें इस वक्त बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है और इसका ख़तरा शुरू से था, क्योंकि वायरसेस अक्सर अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जहन में आता है, मेरे ख्याल से नाज़रीन के जहन में भी सवाल आएगा कि अभी जो कोविड-20 जिसको नाम दिया गया, यानी वायरस में चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन होती है और इसमें तो खासतौर पर बहुत ज़्यादा हो रही है, तो अब ये जो वैक्सीन है ये क्या इसके लिए भी कारआमद होगी, या हम कह सकते हैं वो कोविड-19 के लिए होगी, इसके लिए वो इफेक्टिव ही नहीं होगी? यही सवाल मॉडर्ना के जो साइंटिस्ट हैं और फाइजर के साइंटिस्ट से पूछा गया पिछले 1-2 रोज़ के अंदर, तो उनका जवाब ये था कि वो इस बात को समझते हैं कि जो वैक्सीन है, उनकी वैक्सीन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और प्रोबेबली 100% यकीन से नहीं कहा जा सकता, लेकिन प्रोबेबली ये इस वायरस को भी कवर करेगी। लेकिन हकीकत क्या है ये जब पता चलेगा, जब वो वैक्सीन इस्तेमाल होगी। उसकी आजकल बरतानिया में स्टडी हो रही है, मेरे ख्याल से 4-5-6 रोज़ में आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो वैक्सीन जो इस वक्त अवेलेबल हो रही हैं वो इस वेरिएंट के ख़िलाफ़ भी एक्टिव हैं या नहीं। लेकिन अभी कहना काबिल वक्त होगा कि क्या वो वाकई इफेक्टिव होंगी या नहीं। अरे डॉक्टर साहब, ये जो वेरिएंट है अब, यानी इसने अपने आप को म्यूटेट किया, अब इसको कोविड-20 का नाम दे दिया कि जो कि पहले से भी ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है। अब तो आप, मुझे याद है आप मेरे पुराने प्रोग्राम में थे और बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, और आपने कहा था कि अनकरीब हो सकता है कि ये नई शक्ल में सामने आ जाए, और देखें ऐसा हो गया। अब यानी आपने कहा था कि आगे आगे ये चेंज करता जाएगा, खुद को म्यूटेशन होती चली जाएगी। अब ये भी तो हो सकता है कि कोई आगे जाके मजीद कोविड-21 आ जाए, यानी ये इसकी मजीद म्यूटेशन होती चली जाए और वो मजीद खतरनाक होता चला जाए। ये तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, लोगों के हवास पे सवार हो जाएगा, साइकोलॉजिकल मसाइल का भी सामना होगा लोगों को, नफ्सियाती तौर पे लोग कैसे फिर सरवाइव कर पाएंगे? बिल्कुल, ये वायरस जो है जिस अंदाज से ये तब्दील हो रहा है, हर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, और ये सवाल पैदा हो रहा है कि वैक्सीन कौन से वायरस के खिलाफ एक्टिव होंगी, कौन सी शक्ल के खिलाफ नहीं होंगी। ये एक बहुत बड़ा मसला है और हो सकता है हमें इसके साथ जीना पड़े, 1 साल नहीं, 5 साल नहीं, बल्कि 10-20 साल, जैसे कि फ्लू वायरस के साथ हम जी रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आखिर में अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं होती हैं तो फिर जो वैक्सीन हैं, अगर जितनी भी इनमें वेरिएशन होगी, जितनी भी म्यूटेशन होगी वायरस में, तो फिर कितनी वैक्सीन हर साल निकालेंगे? और ये क्यों नहीं रुक रहा? मतलब एक कितना अजीब किस्म का वायरस है कि ये चेंज करता चला जा रहा है और मजीद खतरनाक होता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, वायरसेस अक्सर इसी तरह बिहेव करते हैं कि अपनी शक्ल तब्दील करते रहते हैं, वही इसमें हो रहा है। और यही चैलेंज होगा कि वैक्सीन भी उसी हिसाब से हमें डेवलप करनी पड़ेंगी, जैसे जैसे वायरस तब्दील होता है। अगर वो कवर नहीं करती है उनका स्पेक्ट्रम इस वायरस को, तो उसी रफ्तार से वैक्सीन को भी डेवलप करना पड़ेगा। तो ये एक रेस हो रही है हमारे दरमियान और वायरस के दरमियान के, कौन आगे बढ़ता है। ठीक है जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और डॉक्टर फिज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले पाकिस्तान में एक और अहम तरीन मामला है जिस पर अवाम सरापा एहतजाज हैं, उस हवाले से ज़रा मैं बात करना चाहूँगी। चेयरमैन पैमरा की गैर कानूनी तकर्री का जो मामला है वो अब भी वैसा ही है। अब तक सलीम बेग, जो कि एक नाअहल शख्स है, जिनकी डिग्री एक्सपीरियंस चेयरमैन पैमरा के ओहदे के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी हैं, उनका ओहदे पर होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इसे एक टेस्ट केस बनाते हुए सलीम बेग को ओहदे से फौरी हटाएं और पैमरा के नए आज़ाद चेयरमैन की तकर्री का जो प्रोसेस है वो शुरू करवाएं। और जब तक ऐसा नहीं होता हमारा एहतजाज जारी रहेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ाक अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।